वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी यानी पृथ्वी और हमारा जीवन का चैप्टर नंबर 3 धरातल के स्वरूप बदलने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है वो दृढ़ खंडों में विभाजित है। दृढ़ यानी कि कठोर खंडों में विभाजित हुई है, कई भागों में बटी हुई है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो हमारा धरातल होता है इस प्रकार से प्लेटों से यानी कि लेयर टू लेयर बना हुआ होता है। तो इन्हीं की जब खसकने से, जब एक कोई प्लेट इधर से उधर खसक जाती है तो इन्हीं के कारण जो हमारा भूकंप होता है, भूकंप भी इन्हीं के कारण आता है। प्लेटों के थोड़ा सा खिसक जाने से, अपने स्थान से डिसबैलेंस हो जाने को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा है सबसे कि स्थल मंडल प्लेट किसे कहते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में आपने देखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं यानी कि जो पृथ्वी के अंदर, जो बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो उन बलों को हम बोलते हैं आंतरिक बल। प्रश्न नंबर अगला है, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों, जो मोड़दार पर्वत होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है उसके विषय में यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब वे दबाव की प्रक्रिया होती है। जब जो बल होते हैं, आंतरिक बल होते हैं, आमने सामने कार्य करते हैं तब दबाव की प्रक्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं। जो धरातल हमारी होती है उसमें क्या होते हैं? मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार बलित पर्वत का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब, यहाँ पे तब लिख लीजिएगा वे काट करके एक ही मात्रा, तब धरातल की क्रिया दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार बलित पर्वत का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर अगला है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ज्वालामुखी के यहाँ पे 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। तो पहला देखते हैं जागृत ज्वालामुखी क्या होता है। ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं यानी कि इसमें जो लावा होता है वो हमेशा निकलता ही रहता है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर से, जो तरल पदार्थ होते हैं वो हमेशा निकलता रहता है। जो हमेशा निकलता रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इसमें लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। जो सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी है और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये सब क्या है? जागृत ज्वालामुखी हैं। ये हमेशा यहाँ से हमेशा लावा निकलता रहता है। दूसरा यहाँ पे दिया है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहते हैं। ये जो ज्वालामुखी होते हैं तो काफ़ी टाइम तक क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं। जैसे जापान का
फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए, एक जापान का ज्वालामुखी का नाम दिया गया है, दूसरा इटली का नाम दिया गया है जिसका नाम है विसुवियस। ये क्या है, एक शांत सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि काफ़ी समय तक शांत रहते हैं, लेकिन अचानक से कभी ना कभी ये क्या करते हैं, अपने साथ लावा जो मैग्मा होता है, राख होता है, वो बनने लगते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है। ये इस प्रकार की ज्वालामुखी होती है, मान लो एक बार कभी कभी इसमें लावा निकला, लेकिन फिर कभी इसमें लावा दोबारा नहीं निकला, यानी कि जो मैग्मा निकला था, पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ निकला था, एक बार निकला था और उसके बाद कभी नहीं निकला, किंतु अब नहीं हो रहा है क्योंकि इसका मुख्य क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया। जो हमारा मुख्य क्रेटर था, जो मुख्य भाग था जिससे ज्वालामुखी निकलना चाहिए था, वो क्या हुआ कि इसमें पानी नहीं भर गया, जिससे कि वहाँ से जो लावा था यानी मैग्मा था वो बाहर नहीं आ पाया। ये मान लो इस प्रकार ज्वालामुखी यहाँ पे था रास्ता, तो इसमें कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे कुछ तरल और कुछ भर गया जिसकी वजह से लावा बाहर नहीं निकल पाया। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे कि क्योंकि ऊपर वाले का 2 एग्जाम्पल दिखे थे, इसका एग्जाम्पल है म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। तो यहाँ पे 2 ज्वालामुखी जो हैं वो किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? शांत ज्वालामुखी हैं, जो कि एक म्यांमार का पोपा है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील का ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर अगला है, ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। ज्वालामुखी से मनुष्य को कौन से लाभ हो सकते हैं, कौन सी हानियाँ होती है, उनके बारे में हमको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे ज्वालामुखी से पहले हेडिंग डाल लीजिएगा ज्वालामुखी से हानि। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो क्या होता है, उससे जो लावा निकलता है काफ़ी मात्रा में निकलता है, बहुत ढेर सारा निकलता है। तो उससे क्या होता है कि आसपास के कुछ वनस्पति जो होते हैं या जीव जंतु होते हैं उसका, क्योंकि उसका टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे वो क्या होते हैं वहीं पे दब जाते हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर अचानक से निकलेगा कोई लावा तो वहाँ पे जीव जंतु भाग नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर की वजह से इतना ज़्यादा होती है कि वहीं पे वो मर जाते हैं। मरने के बाद धीरे धीरे वो, क्योंकि लावा निकलता जाता है, बड़ा हो जाता है, पहाड़ बनता जाता है, तो उसके नीचे जो होते हैं ये दब जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं, क्योंकि जब लावा निकलता है तो अंदर के जो टाइटैनिक प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, दर दर थोड़ा सा खिसकती हैं। और खिसकने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर जो भूकंपें आती हैं वो टाइटैनिक प्लेटों के खिसकाव यानी कि उनमें बदलाव के कारण होती हैं। तो ज्वालामुखी प्रायः जो समीपवर्ती इलाके होते हैं ज्वालामुखी पे, वहाँ पे अक्सर भूकंप भी आने का खतरा बना रहता है। तीसरा पॉइंट है लावा प्रवाह से, यहाँ पे प्रवाह लिख लीजिएगा, प्रवाह नहीं है, कुछ चीज़ मिसप्रिंट हो जाती हैं, तो इसको लिखिएगा लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक होता है, प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है उधर साइड में, तो वहाँ के सैकड़ों किलोमीटर जो खेत होते हैं, मकान होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके वजह से नष्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है। यहाँ पे जल लिख लीजिएगा, यहाँ पे जले फिर से लिखा है, गलती हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वानल कहा जाता है। इसमें समुद्री जीव मर जाते हैं, जो कभी समुद्र में जब अगर विस्फोट होता है, किनारे होता है ज्वालामुखी का, तो क्या होता है कि वहाँ का इतना टेम्परेचर अधिक होता है कि वहाँ के पानी जो होता है वो उबलने लगता है, उसका जल जो होता है समुद्र का उबलने लगता है। इतना टेम्परेचर अधिक होता है, जाहिर सी बात वो उबलेगा। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के भाषा में बोलते हैं बड़वानल
कहते हैं। अभी टेम्परेचर अधिक होगा, यहाँ पे बॉइलिंग होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो जीव जंतु रहेंगे, मछलियाँ रहेंगी, वो सब क्या होंगी, मर जाएंगी। तो ये भी एक हमारे लिए हानिकारक ही है, मनुष्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। पॉइंट नंबर 5 है, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। कोई भी चीज़ जलाओगे तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा पर्यावरण होगा वो प्रदूषित होता रहेगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण दिए गए हैं। वैसे तो बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब इससे हमें लाभ क्या होता है, ज्वालामुखी से हमें लाभ भी कुछ होते होंगे, क्योंकि जहाँ पे लाभ होता है वहाँ पे हानि होती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ और हानि, हेड और टेल। अगर आपने साइंस का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए साइंस लाभकारी भी होता है, जबकि कहीं ना कहीं हानिकारक भी होता है। इसी प्रकार के हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे हानि होना आवश्यक है, और अगर हानि हो रही है तो कहीं ना कहीं उससे लाभ ज़रूर होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। तो यहाँ पे हम ज्वालामुखी से हमें जो लाभ होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलें अच्छी होती हैं। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में देखा होगा, वहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो वहाँ पे आकर अक्सर देखते हैं जहाँ पे लावा यानी विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, उस एरिया में हमको जो कपास होता है, गन्ना होता है, वो काफ़ी अच्छे किस्म का, अच्छे वहाँ की पैदावार अच्छी होती है। ये फसलों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी, बहुत अच्छी मिट्टी है। दूसरा इसका लाभ क्या है, दूसरा लाभ इसमें है, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो नीचे दबे रहते हैं। जिसको हमको खोदना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, माइनिंग करना बहुत आसान नहीं होता है वहाँ पे खदानों में जा कर के। तो वो क्या होते हैं, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं वो धरातल पे आ जाते हैं, तो जिसको हम आसानी से जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं वहाँ से। तीसरा इसका पॉइंट है, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। जो ये लावा होता है तो वहाँ पर जो पानी होता है उसके जल स्रोत में एक इसके जो गंधक होते हैं, जो इसमें गंधक पाए जाते हैं, वो घुल जाते हैं। ये जो गंधक होता है उन जिसके जब चर्म रोग होता है, जो चमड़ी का रोग होता है, जो स्किन रोग होता है, तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उस पानी से नहाया जाए या जहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स हैं उस पे उसको धुला जाए तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापी बिजली का निर्माण होता है। जहाँ पे अधिक तापमान रहता है वहाँ से जो भाप बनता है, स्टीम बनता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम संचित कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हम भूतापी बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से जेम्स वाट ने जो रेल का इंजन सबसे पहले बनाया था, उसने किससे बनाया था, भाप का इंजन बनाया था। उसी प्रकार जो वहाँ पे जब काफ़ी टेम्परेचर होता है तो वहाँ से जो भाप बनता है उस भाप को हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। संचित करने के बाद उसका पुनः हम बिजली उत्पादन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, इससे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। तो इससे जो बनने वाला क्रेटर झील होता है एक पर्यटक स्थल भी बन जाता है। जब पर्यटक वहाँ पे आएंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे से आपका रेवेन्यू होगा, कहीं ना कहीं आपको मुद्रा मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जब कोई जाएगा घूमने के लिए तो आपका विदेशों से लोग आएंगे तो पैसे आपके यहाँ पे खर्च करेंगे, तो आपके देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण यानी कि लाभकारी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र के में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है
भूकंप उद्गम केंद्र, और दूसरा पॉइंट दिया है भूकंप अधिकेंद्र में क्या अंतर है, हमको अंतर बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। जबकि इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। जो इस उद्गम के केंद्र के ठीक ऊपर जहाँ पे उद्गम स्टार्ट होता है, जहाँ पे अंदर पृथ्वी की बात किया जा रहा है, पृथ्वी के अंदर जहाँ कंपन उत्पन्न होता है शुरुआत में, उस स्थान को हम बोलते हैं भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। जबकि इस उद्गम के केंद्र के ठीक ऊपर, एकदम ऊपर केंद्र जो है उसके ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। भूकंप से रिलेटेड ये शब्द है, कई शब्दों में तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है प्रश्न, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर अगला है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। मान लीजिए भूकंप आ गई, तो हमें भूकंप से किस प्रकार से बच सकते हैं। अचानक से कहीं पे फंस गए हैं घर में या कहीं फंस गए हैं, तो हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें से हमको सिर्फ 2 लिखनी है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला तो भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। अगर हो सके कि आप स्कूल से या भवन से निकल सके तो वहाँ से निकल जाइए। सबसे पहले थोड़े से मैदानी एरिया में चले जाइए, जहाँ पे पेड़ पौधे कम हों, जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस कर सके, तो वहाँ पे अगर टाइम है तो वहाँ पे निकल के सबसे पहले भाग जाइए। दूसरा पॉइंट ये सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए, यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाई ओवर, पावर लाइन, विज्ञापन पेड़, विज्ञापन बोर्ड जो होते हैं, पेड़ होते हैं आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर भूकंप आता है ये सब गिरते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि भूकंप आने पर ये नहीं रहेगा कि इसको गिराना है किसको नहीं गिराना है, प्राकृतिक जिसको चाहेगी उसको गिरा देगी। तो इन सब चीज़ों से अगर आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान अचानक से भूकंप आ गया तो क्या करेंगे, वहीं पर खड़े हो जाइए। कहाँ खड़ा होना है कि थोड़ा से मकान ना हो आसपास में, पेड़ पौधे ना हो, जो बोर्ड लगते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बैनर लगते हैं उनके पास ना खड़े होइए आप। टावर वावर अगर हो तो वहाँ पे ना खड़े होइए, लाइन की जो खंभे गए हों वहाँ पे ना खड़े होइए। इन सब से आप थोड़ा दूर खड़े रहिए। अगर मतलब अचानक से गिर भी गया तो आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये 2 सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए भूकंप के दौरान, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है, ज्वालामुखी छिद्र को खाली स्थान है कहते हैं। जो ज्वालामुखी छिद्र होता है खाली स्थान में उनको भरना है विवरे। क्या बोलते हैं, विवरे। जो ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं विवरे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अधिकतर भूकंप प्रशांत किस महासागर के दोनों तट पर आते हैं, तो यहाँ पे खाली स्थान पे हमको बनना है प्रशांत महासागर में। अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्थलमंडलीय प्लेटें डैश यानी कि खाली स्थान है पर तैर रही हैं, तो स्थलमंडलीय जो प्लेटें हैं दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। हमको खाली स्थान में क्या बनना है, दुर्बलता मंडल। अगला प्रश्न है, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। खाली स्थान में क्या भरना है हमको, जब मैग्मा धरातल पर फैलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। बच्चों ये चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको जैसा कि बताया जाता है, आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मोबाइल से, अपने पेरेंट्स के मोबाइल से इसका फ़ोटो खींच करके जो आप नोट करेंगे उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम्स होगा आगे चल कर के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपके पेपर्स होंगे,
जो यहाँ पे पढ़ाए गए हैं वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके लिए अभी तो लाभकारी सिद्ध होगा ही, साथ ही साथ अगर आप आगे चलकर कभी ये अगली उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे जो प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं वही एज इट इज़ वहाँ पर भी दिखने को मिलते हैं। थोड़े से आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिया गया है, फिर भी बहुत दिया गया है। प्रेजेंट जो बेसिक होता है यहीं पर आपको मिलता है। अगर यहाँ पे आपने छोड़ दिया, यहाँ पे नहीं पढ़ाई की, तो आगे चलकर काफ़ी दिक्कत होती है, फिर से आपको यही रिवाइज करना पड़ता है, फिर से ये सब पढ़ना पड़ता है जा करके। तो अगर आज आप पढ़ ले रहे हैं तो भविष्य में आपको इन चीज़ों को कम ध्यान देना पड़ेगा। इसको आपका मजबूत जो बेस होगा, इसको नींव कहते हैं, वो मजबूत रहेगी। तो तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा।